हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग अपने सेशन करते हैं यानी कि NCERT के क्लास 6 to 12 तक के हिस्ट्री के जो जितने भी क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें जो भी एग्जाम्स हैं जैसे KVS, NVS, DSSB, BPSC, TRE से जुड़े प्रश्न भी सम्मिलित हैं इस सेशन में। और इसमें जो NCERT के टॉपिक से यानी कि चैप्टर वाइज क्लास 6 से 12 तक के क्वेश्चन से सम्मिलित किए गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग डे बाय डे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी को इन एग्जाम्स की तैयारी करना है तो आप बिना NCERT को कवर किए कुछ नहीं कर सकते, सफलता हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए NCERT को पढ़ना बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम लोग मगध साम्राज्य से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि मगध साम्राज्य का जो भी टॉपिक था इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। 10 प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंग को किस राजा के शासन में मगध में संलग्न किया गया था? तो अंग को किसके शासनकाल में मगध में संलग्न किया गया था? तो व्याख्या में हमने पढ़ा था पिछला कि बिंबिसार के शासनकाल में अंग को मगध में शामिल किया गया था। और अजातशत्रु कौन था? तो यह बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके खुद राजा बना था और उसका पुत्र था उदयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि डैश के काल में हर्यक राजवंश ने अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था? तो किसके शासनकाल में हर्यक राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा था? तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में हर्यक वंश अपने चरम उत्कर्ष पर था। अब बात आती है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हर्यक शासक जैन साहित्य में कुड़िक के रूप में उल्लेखित है? तो कौन सा हर्यक वंश का शासक था जो जैन साहित्य में कुड़िक कहा गया है जिसे? तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा गया था। अजातशत्रु का नाम ही कुड़िक है। बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है? तो बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है। श्रेणीय कहा गया है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र का वर्णन लंबा लेकिन संकीर्ण शहर के रूप में किया है? तो इसका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था। चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के अर्थशास्त्री थे, और अरस्तु ये भी राजनीतिज्ञ थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पाटलिग्राम जो आगे चलकर मौर्यों की प्रसिद्ध राजधानी पाटलिपुत्र बन गया की स्थापना की थी? तो पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी? तो अजातशत्रु ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह KVS LDC का एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? भारत में द्वितीय नागरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? तो यह राइट उत्तर होगा, उत्तरी कृष्ण मार्जित परंपरा से संबंधित किया जाता है। और यह KVS हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ चुका है 2018 में। इसकी व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत में द्वितीय नगरीकरण को उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी के नम क्षेत्रों में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी? तो गंगा घाटी के नम क्षेत्रों में हुई थी। यह नगरीकरण अधिशेष उत्पादन जो गंगा घाटी में लौह उपकरणों के कृषि क्षेत्र में उपयोग के कारण संभव हुआ, शिल्प व उद्योग धंधों के विकास, व्यापार वाणिज्य की प्रगति, सिक्कों के निर्माण आदि का परिणाम था। विशाल राजतंत्रों के उदय से कुछ नगर राजधानी के रूप में विकसित हुए थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ था। तो इसने हम लोगों ने व्याख्या में भी पढ़ा था कि गंगा नम क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। यानी कि द्वितीय नगरीकरण का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो नम क्षेत्र में हुआ था। NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 200 BC ईस्वी से 300 CE के काल में निम्नलिखित में से कौन सा अर्धकीमती पत्थर का उज्जैनी से निर्यात होता था? तो 200 ईस्वी BC से 300 CE तक कौन से कीमती पत्थर का निर्यात होता था? तो वह है इंद्रगोप यानी कि कार्नेलियन नामक पत्थर का उज्जैनी से निर्यात किया जाता था। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। 200 BC से 300 AD के काल में अर्धकीमती पत्थर इंद्रगोप का उज्जैनी से निर्यात होता था। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी और यहाँ का शासक चंडप्रदौत था। उज्जैनी में लोहे की खानें थी तथा लोहार इस्पात से उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। महाकात्यायन के प्रभाव से चंडप्रदौत बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है सूची को सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से क्वेश्चन बड़ा है, देखते हैं। पहले ये ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सूची 1 कह रहा है कि बेसनगर गरुड़ स्तंभ, और इधर सूची 2 में शासकों का वर्णन है कि कौन सा स्तंभ किससे सुमेलित है। तो बेसनगर गरुड़ स्तंभ, मंदसौर प्रस्तर अभिलेख, मधुबन ताम्रपत्र और नासिक गुहा लेख, यह किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कूट के रूप में दिए गए हैं, और यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। व्याख्या में इसका देखते हैं सही से, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि बेसनगर गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो है यह हेलियोडोरस का है। मंदसौर प्रस्तर अभिलेख बुनकरों का संघ का है। मधुबन ताम्रपत्र का हर्षवर्धन से जुड़ा है, और नासिक गुहा अभिलेख जो है पुलुमावी से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, VVI है, नोट डाउन करने लायक क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन भी सुमेलित करने वाला ही है। क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने को दिया गया है चेदी, उत्तरी पंचाल, मत्स्य और सूरसेन, और इधर राज्यों का नाम है और इधर राजधानी का नाम है। तो कोशिश करिए बनाने का। उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी। तो पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। मत्स्य के विराटनगर थी, मत्स्य का जो राजधानी था विराटनगर था। चेदी का शक्तिमती था, और सूरसेन का मथुरा था। ये जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए फ्रेंड्स, व्याख्या देखते हैं। चेदी जो शक्तिमती इसकी राजधानी थी, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी, मत्स्य की राजधानी विराट थी, और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो महाजनपद काल के राज्यों और उनकी राजधानी का नाम भी याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ देता है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो सुमेलित करने के लिए दे देते हैं, तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं आगे नए प्रश्न नए विचार, यानी कि अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में दिया गया और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास निम्नलिखित में से किस स्थल पर व्यतीत किया था। तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास किस स्थान पर व्यतीत किया। तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा काल तक बुद्ध रहे थे। यह EMRS PGT का क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक 21 वर्षावास श्रावस्ती के जेतवन बिहार में बिताए थे। बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास सारनाथ के मूल गंधकुटी बिहार में तथा अपना अंतिम वर्षावास वैशाली के बेलूग्राम बिहार में बिताया था। याद रखिएगा। EMRS का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन कौन से राज्य गणतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ कौन से राज्य थे जो कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ कूट C सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन गणतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। मल, शाक्य और वज्जी ये तीनों गणतांत्रिक राज्य थे, जो कि वत्स जो है यह महाजनपद था, क्योंकि वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, और ये महाजनपद के अंतर्गत आता है। बाकी तीनों जो हैं वो गणराज्य के अंतर्गत आते हैं। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन मल, शाक्य और वज्जी राज्य अपने गणतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, वास्तविक नाम गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एवं उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण कुल से संबंधित थे। मल्ल गण में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, एवं वज्जी गण बुद्ध काल का सबसे महत्वपूर्ण था। वज्जी गण जो था वो बुद्ध काल का सबसे महत्वपूर्ण गण था, और मल्ल गण में बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। ये भी याद रखिएगा कि बुद्ध की मृत्यु किस गणतांत्रिक राज्य में हुई थी। तो मल्ल में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध जी ने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। बोध गया से वे बनारसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ बनारसी के नज़दीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम कौन सा था। तो भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम जो था यह सिद्धार्थ था। DSSB PGT का क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन छोटे नहीं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन भी। अगला टॉपिक जो है उपनिषद से है। उपनिषद से आगे क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। ये BPSC TRE 3.0 के लिए एग्जाम में पूछ चुका क्वेश्चन है, और यहाँ राइट होगा उपनिषद। उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चा शामिल है। तो उपनिषद में भजन, ब्रह्मांड और विज्ञान की नैतिकता पर चर्चाएं शामिल की गई हैं। इसकी व्याख्या देते हैं।
उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित प्राचीन भारतीय ग्रंथ उपनिषद में दार्शनिक, भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद किस ग्रंथ का हिस्सा थे? तो उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए ब्रह्म विद्या रूपी प्रकाश को प्राप्त करना। वेदों के दार्शनिक तत्व उपनिषद में सार रूप प्रकट हुए हैं। समस्त भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत उपनिषद है। सामान्यतः इसकी संख्या 108 मानी गई है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो टोटल 108 उपनिषद हैं। याद रखिए भारतीय दर्शन की कुछ पद्धतियाँ। भारतीय दर्शन की कुछ पद्धतियों के बारे में दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त व काटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ है? तो गुप्त व काटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ है? तो मीमांसा का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है, मीमांसा। व्याख्या देखते हैं। जिस समय उत्तर भारत में गुप्त वंश अपने चरमोत्कर्ष स्थिति में प्राप्त करने में लगा हुआ था एवं उसी समय दक्षिण भारत में राजनीति में एक प्रबल शक्ति के रूप में वकाटक वंश का उदय हुआ। गुप्तों तथा वकाटकों की सम्मिलित शक्ति के कारण ही शकों का विनाश संभव हो पाया था। गुप्त वकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित होने के फलस्वरूप भारतीय दर्शन के मीमांसा महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ है तर्क और व्याख्या की कला, जो विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों को जायज सिद्ध करने के लिए तर्क व बहस का इस्तेमाल करता है। और ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई के 3.0 के री एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो काफ़ी संक्षिप्त और गहन में जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। हर टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। वेदांत शब्द कौन से वैदिक विषय के लिए उपयोग किया जाता है? तो वेदांत शब्द का उपयोग उपनिषद के लिए किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वेदांत शब्द उपनिषद के वैदिक विषय के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात उपनिषद वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। सदियों से भारत तथा सत्य का बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक ऋषि कणाद, न्याय, गौतम, सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा व्यास के नाम से जाने जाते हैं। तो 6 दर्शन कितने हैं? तो 6 हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो थे ये कणाद थे, न्याय के प्रतिपादक गौतम थे, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं और योग के प्रतिपादक माने जाते हैं पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा के व्यास माने जाते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतीय फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदांत द्वारा 3 तरीके का सुझाव दिया गया, जिसमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन आदि आते हैं। वेदांत के द्वारा 3 तरीके मोक्ष की प्राप्ति के बताए गए हैं, जिसमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन माने जाते हैं। उपनिषदों का प्रमुख विषय आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या है। इनकी कुल संख्या 108 है। उत्तर वैदिक के अंतिम दौर तक वैदिक साहित्य अत्यंत व्यापक एवं जटिल हो गया, अतः इन्हें समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों के 6 अंग निम्नलिखित हैं। वेदांगों के 6 अंग हैं जो कि निम्नलिखित हैं। देखते हैं, व्याख्या थोड़ी और सी है। वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। और कौन कौन से हैं? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और 6ठा है ज्योतिष। सूत्र साहित्य की उत्पत्ति कल्प वेदांगों से हुई तथा ये 3 भागों स्रोत सूत्र, गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र में विभाजित हैं। सूत्र कितने हैं? तो सूत्र 3 हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? तो उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है, पहले भी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन है मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदांत द्वारा कितने तरीकों का सुझाव दिया गया? तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए वेदांग द्वारा 3 तरीकों का सुझाव दिया गया है। ये DSSB का क्वेश्चन है, फीमेल के शिफ्ट में पूछा जा चुका है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन वेदांग का अंग नहीं है? तो वेदांग का अंग कौन सा नहीं है? तो सूत्र। सूत्र जो है ये वेदांग का अंग नहीं है, जबकि कल्प, निरुक्त और छंद ये सभी वेदांग के अंग है। वेदांग के कुल कितने अंग है? तो 6 अंग है। याद रखिएगा फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है कि दिए गए दर्शनों को उनके रचयिताओं के साथ जोड़िए। तो दर्शन और उनके संस्थापक कौन से दर्शन के संस्थापक कौन थे, इसको जोड़ना है। तो यहाँ न्याय दर्शन है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, तो गौतम माने जाते हैं। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल माने जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के योग दर्शन देखिए, योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि माने जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं बनाने आता तो एक दो तीन यदि प्रश्नों के आंसर पता हो तो आगे भी हम लोग लगा सकते हैं। उत्तर मीमांसा जो है जैमिनी है। पूर्व मीमांसा कणाद बदरायन को माना जाता है। वैशेषिक दर्शन जो है ये कणाद ऋषि के द्वारा दिया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याख्या हमें सही से समझ में आएगी। देखिए, न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम, सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद ऋषि को माना गया है। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि को माना गया है। पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी थे और उत्तर मीमांसा या वेदांत के संस्थापक बदरायन को माना गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नोट डाउन करने वाले प्रश्न हैं। तो उम्मीद है आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें सॉल्व करने हैं हमें एक एक करके। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी को ये सेशन यूजफुल लगा हो और एग्जाम से रिलेटेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।